जोहार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो संपूर्ण जनवरी है ना। ये जो मैंने रखा है संपूर्ण जनवरी करंट अफेयर, इसका मतलब यही है कि जो जनवरी महीना का 2021 है ना, 2021 के जनवरी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं है ना, उन सब जो मुझे महत्वपूर्ण लगा है उन सारे टॉपिक्स को मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। वैसे तो रोज़ाना 30 दिन 31 दिन है ना, कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पर मैं कुछ घटनाओं को मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके हर एक परीक्षाओं के लिए, हर एक परीक्षाओं के, हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आप सबों को दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं। पहला टॉपिक में पहला जो पॉइंट मैंने बनाया है वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होता है वो हर साल होता है, तो 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है। 22 बच्चों को, 42 बच्चों को, 32 बच्चों को या 12 बच्चों को। तो इसका सही जवाब है 32 बच्चों को। 32 बच्चों को इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया जाएगा। और इन बच्चों को हर साल 26 जनवरी के दिन परेड के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाता है, पर इस वर्ष उस तरह से नहीं किया गया। तो 32 बच्चों को है ना, ये याद रखिएगा कितने बच्चों को, तो वो है 32 बच्चों को। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया। बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी, समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन के और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है ना। तो ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? नवाचार, खेल के लिए, कला के लिए, संस्कृति के लिए, बहादुरी के लिए और समाज सेवा जैसे कई इन क्षेत्रों में जो उन बच्चों के द्वारा उनका कदम होगा या उपलब्धियां हासिल की हैं उनके लिए है ना, ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बोलता है कि मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति के लिए 7, नवाचार के लिए 9, शिक्षा के क्षेत्र के लिए 5, 7 बच्चों के खेल, 3 को बहादुरी और 1 को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि जैसे कि मैंने बताया, क्षेत्रों के नाम बताया कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, तो इन क्षेत्रों के लिए उन लोगों को संख्या के आधार पे उन्हें पुरस्कार देने का नियम बनाया है। तो कला और संस्कृति के आधार पे 7 बच्चों को, नवाचार के लिए 9 बच्चों को, शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कदम जो किए हैं उन लोगों को 5 बच्चों को दिया जाएगा। और 7 बच्चे ऐसे होंगे जो खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां पाए हैं, और 3 को बहादुरी के क्षेत्र के लिए, और 1 बच्चे को समाज सेवा में योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब आगे है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कौन होगा? 25 जनवरी होगा, 12 मार्च होगा, 10 अगस्त होगा या 18 अगस्त? क्या हो सकता है? ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो हर
हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी के दिन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसे हम एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदान के लिए क्या करना? जागरूक करना। ठीक है, और ये जो मतदाता दिवस जो मनाया गया सबसे पहले 25 जनवरी 2011 को मनाया गया। ये बहुत ही अच्छा है, कदम है, क्योंकि एक वोट अगर है ना, एक वोट से देश का विकास की सीढ़ी को हम लोग गढ़ सकते हैं, है ना। अगर वोट नहीं देते हैं और एक अच्छी पार्टी एक वोट से हार गई तो इसका वोट का क्या महत्व है, इस दिवस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मिस्र के लिए, है ना, मिस्र देश के लिए किसे नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में? तो कौन है? अजित विनायक गुप्ते हैं, मंजीव सिंह पुरी है, विनय मोहन क्वात्रा है, या रीवा गांगुली दास है? तो इसका सही जवाब है अजित विनायक गुप्ते। ठीक है, अजित विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विदेश मंत्रालय ने IFS अधिकारी अजित विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 में शुरू की थी। उन्होंने चीन में मैंड्रीन भाषा की पढ़ाई की है और वह चीन के मामलों के जानकार हैं। वे 1995 से 98 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा गुप्ते बांग्लादेश 2004 से 2008 तक बतौर राजनयिक तैनात रह चुके हैं। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है ना, इसलिए उन्हें ये मिस्र देश में राजदूत के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। वो किन किन क्षेत्रों में वे कार्य कर चुके हैं? तो वे सबसे पहले, इसको मिटा लेते हैं, वे सबसे पहले इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा दी है 1991 में। ठीक है, वे चीन में मैंड्रीन भाषा की पढ़ाई की है और वह चीन में ही चीन के मामलों के जानकार भी रहे हैं और 1995 से 98 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और ये जो गुप्ते हैं वो बांग्लादेश में बतौर राजनयिक तैनात रह चुके हैं। तो इतनी अनुभव है, ये बहुत अच्छी बात है और इसलिए उन्हें मिस्र देश में भारत के लिए अगले राजदूत के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर 2021 में भारत का आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वो हर साल एक कैलेंडर जारी करता है जिस पे वे अनुमान लगाते हैं कि इस देश का इस साल आर्थिक वृद्धि कितना हो सकता है, उनका अनुमान लगाते हैं। तो वो बोल रहा है कि भारत का अनुमान कितना लगाया है आर्थिक वृद्धि के लिए? 5.7%, 7.3%, 6.3% या 9.3%। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा 7.3%। 7.3% यूएन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये अनुमान लगाया है कि भारत का जो इस साल 2021 का जो आर्थिक वृद्धि होगा वो 7.3% का अनुमान लगाया है। अब हमें 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही कैलेंडर 2021 में भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा और इस दौरान चीन की वृद्धि दर 7.2 रहने का अनुमान जताया है और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से घरेलू खपत में कमी आई है ना। ये हर देश का कहानी है, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी आई उसके कारण से हर एक देश की अर्थव्यवस्था, हर एक दर की जो आर्थिक वृद्धि है वो गिर चुकी है ना। लेकिन यहाँ पे कहने यहाँ पर हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि यूएन ने अनुमान लगाया है कि इस साल बहुत तेज़ी से वृद्धि करने वाला, आर्थिक वृद्धि करने वाला ये देश हमारा भारत होगा। ये बहुत अच्छी खबर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 मार्च को, 24 जनवरी को या फिर 12 अगस्त को? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने तैयार किया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है उसको सबसे पहले जो मनाने का जो घोषणा किया था वो था 30 जनवरी, है ना, 30 जनवरी 2018 को, है ना। 30 जनवरी 2018 को मनाने का मैंने उस दिन निर्णय लेने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाए। और ये जो शिक्षा दिवस मनाया जाए इसका क्या उद्देश्य था कि शिक्षा की शांति और विकास में क्या भूमिका रहती है उनको दिखलाना था। ठीक है, ये बहुत ही क्योंकि शिक्षा रहेगा तो दुनिया में शांति रहेगी, है ना। अगर शिक्षा नहीं है तो हर एक इंसान थोड़ी सी बात में अगर कोई भड़का देगा तो वो भड़क जाएगा, है ना। अगर गलत शिक्षा भी देंगे तो वो मान ही जाएगा। इसलिए शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। देश की विकास के लिए, देश में शांति के लिए बहुत ही योगदान है ये शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? एक ट्रेन है जिसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर कलका मेल, विक्रमशिला या मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस? तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा कालका मेल। हड़प्पा कालका मेल का पहला नाम था नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, इसको अब एक्सप्लेनेशन के द्वारा देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इसमें यही कहना चाह रहा है
कि भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 25वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया कि हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी। कब चली थी? 1 जनवरी 1866 को। उस वक्त ट्रेन का नाम 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था, है ना। इस ट्रेन का पुराना नाम क्या है? 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस। और ये सबसे पहले कब चली थी? तो वो चली थी जनवरी की पहली तारीख 1866 को। 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन से धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे, है ना। नेताजी को यादों से जुड़ी होने के कारण रेलवे ने कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया, है ना। ये बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, जानकारी मिल रही है कि ये जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हुआ, उस पे इस ट्रेन का नाम, हावड़ा कालका ट्रेन का नाम बदल करके रख दिया गया नेताजी एक्सप्रेस, है ना। तो ये जो ट्रेन थी सबसे पहले 1 जनवरी 1866 को चला था, ठीक है। और इस ट्रेन का पुराना नाम क्या था? 63 अप हावड़ा एक्सप्रेस, पेशावर हावड़ा एक्सप्रेस, ठीक है। और इस ट्रेन का नाम बदलने का कारण क्या था? इस ट्रेन का नाम बदलने का कारण यही था कि 18 जनवरी 1941 को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो फिरंगियों को चकमा देकर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से वे निकले थे, माने उन लोगों को चकमा दे के, ठीक है। इसलिए इस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया। एक राज्य है जिसका राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, उन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया। तो वो किस राज्य में ये योजना का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक। योजना का शुभारंभ किया गया, योजना को लागू किया गया वन स्कूल वन आईएएस, और इस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। तो इसको हम लोग देखते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया। इसे वैदिक इरोडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग देने की योजना शुरू की है। ये बहुत अच्छा है। केरल के सरकार के द्वारा जो भी योजना ये बनाई गई है ये बहुत ही लाभदायक है। हर एक जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा योजना है ना। तो आप लोगों को ये देखना है ये जो योजना बनाया गया उसका क्या नाम है। उसका नाम है वन स्कूल वन आईएएस, ये याद रखिएगा। और ये जो योजना बनाया गया है किसके तहत शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है वैदिक इरोडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के तहत यह शुरू किया गया है। और इसके तहत जो राज्य है केरल राज्य, उसमें 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को, है ना, कमज़ोर बच्चों को प्रशासनिक
और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोचिंग देने का योजना बनाया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है ना। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, योजना का नाम बताना है, याद रखना है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, और ये जो प्रोग्राम है ये किसके तहत शुरू किया गया है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बना? मतलब वो 27 पारी खेला, उसमें 27 बार में ही उन्होंने अपना 1000वां रन पूरा कर लिया है। वो कौन है? दिनेश कार्तिक है, ऋषभ पंत है, महेंद्र सिंह धोनी है, या रिद्धिमान साहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऋषभ पंत, है ना। ऋषभ पंत एक विकेट कीपर है, बल्लेबाज हैं, है ना। और ये महेंद्र सिंह धोनी के बदले में, मतलब महेंद्र सिंह धोनी जब रिटायरमेंट लिए उसके बाद ही उनके स्थान पे इस खिलाड़ी को रखा गया है एज ए विकेट कीपर के तौर पे, बल्लेबाज के तौर पे। और उन्होंने ही, है ना, उन्होंने 27 पारी में, है ना, 27 पारी में अपना 1000वां रन कंप्लीट कर लिया है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सबसे कम 27 पारी में अपनी 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। पंत 1000 रन पूरे किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वे अब तक 16 टेस्ट में 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें दो शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। आज का जो सेशन है वो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जल्द से इसे समझाने का प्रयास करूंगा और इस वीडियो को जल्द समाप्त करने का कोशिश करूंगा। अगला है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष में या उम्र में निधन हो गया? 89 उम्र में निधन हो गया महान शास्त्रीय गायक, वो कौन है? और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। गुलाम मुस्तफ़ा खान है, बिरजू महाराज है, अजय चक्रवर्ती है, या जयतीर्थ मेवुंडी, माफ कीजिएगा, जयतीर्थ मेवुंडी है? तो इसका सही जवाब होगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान 89 उम्र में ही उनका निधन हो गया और वे पद्म विभूषण से सम्मानित भी थे। और एक्सप्लेनेशन हम लोग जल्द देख लेते हैं। मशहूर शास्त्रीय गायक व संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान 17 जनवरी 2021 को उनका निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है ना। उन्हें दोनों भारत सरकार का जो अवार्ड है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, उन्हें दिया गया है। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या झारखंड? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात ने बागवानी मिशन, माफ कीजिएगा, बागवानी विकास मिशन योजना का घोषणा किया है। और ये बागवानी विकास मिशन
से क्या फ़ायदा है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। बागवानी विकास मिशन को बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। ठीक है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है। इस मिशन के तहत औषधीय बागवानी फसल की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। तो इस बागवानी करते हैं जो किसान है उसका जो आय है उसको दोगुना करने का प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है। और इस योजना के तहत जो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जो बेकार भूमि है ना, जिस पे कुछ कार्यक्रम या कुछ बनाया नहीं जा रहा, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उन सारी भूमि को वो 30 साल के लिए पट्टे पर प्रदान करने की योजना है ना। तो वो 30 साल के लिए देगा, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं एग्रीमेंट के तौर पे देने का कार्य करेगी गुजरात सरकार। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र स्थित वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र स्थित वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक। ठीक है। इसका सही जवाब यही होगा। तो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा, उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में विफल रहना बताया है ना। जो इस बैंक है उसको आरबीआई द्वारा कुछ एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उस पे जो शर्त दिया गया है उसको वो पूरा नहीं कर पाई। इसी कारण से इस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और इसके जितने भी कस्टमर हैं उन लोगों को कुछ हानि नहीं होगी, उसका पूरा का पूरा जो पैसा है उन्हें दे दिया जाएगा। अगला है, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को, 15 मार्च को, 20 अगस्त को या 10 जनवरी को? 12 अप्रैल, 15 मार्च, 20 अगस्त या 10 जनवरी को? इसका सही जवाब होगा 10 जनवरी को। ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीयों के लिए बेहद खास दिन होता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इसके सम्मेलन का उद्घाटन साल
उद्देश्य क्या क्या है ये मनाने का विश्व हिंदी दिवस? वो इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और हिंदी को विश्व का प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ और इस सम्मेलन का उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? जो गणतंत्र दिवस में जो परेड समारोह होता है उस पर किस देश का सैन्य टुकड़ी, मतलब वहाँ का कौन सा सेना दल यहाँ भाग लेगा? देश का मतलब कौन देश का सेना दल? फ्रांस का, रूस का, ब्रिटेन का या बांग्लादेश का? इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश का सैन्य टुकड़ी इस बार 2021 का जनवरी में वे शामिल हुए थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। आने वाली मतलब हो चुका है, ये यहाँ पे मैंने मिस प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में 50 वर्ष पूरे होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी, है ना। तो इस दिन उन्हें शामिल इसलिए किया गया क्योंकि इस वर्ष वे 50 वर्ष पूरा करते हैं कि पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान जो था उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के तौर पे कहा जाता था और इस दिन बांग्लादेश मुक्त हुआ था पाकिस्तान के शासन से। ठीक है, और वो उस दिन एक अलग राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा। तो उसी के याद में इस बार जो परेड हुआ था उस पर इन्हें शामिल किया गया था, शामिल करने का न्योता दिया गया था। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? मतलब बिना ड्राइवर का जो चलाने वाला में जयपुर में। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली, है ना। दिल्ली में इस ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को, याद रखिएगा इस तारीख को, राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। देश में ड्राइवर रहित इससे पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन यानी मैजेंटा लाइन पर किया, है ना। ये पूछा जा सकता है कितना किलोमीटर लंबा। इसमें दिल्ली मेट्रो जो मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, उन्होंने 24 दिसंबर 2002 को शहदरा और 30,000 स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग का परिचालन शुरू किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कब किया गया था। वो किया गया था 28 दिसंबर 2020 को, और यह कितना किलोमीटर चलेगा? 38 किलोमीटर चलेगी, है ना। और जो दिल्ली है वो देश की सबसे बड़ी, है ना, रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। ठीक है, मतलब दिल्ली मेट्रो बहुत ही इंडिया में बहुत सबसे टॉप क्लास का होता है ना। और ये जो मेट्रो शुरू हुआ था वो 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुआ था दिल्ली में।
अगला है और ये आखिरी है, ठीक है, ये आखिरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी थी? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के किस शहर में, है ना, सूरत में, राजकोट में, गांधीनगर में या पालनपुर में? तो इसका सही जवाब होगा राजकोट में। राजकोट में 31 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस शहर में एम्स की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके बाद उम्मीद जताई कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी, है ना। उस वक्त मतलब विचार था, मतलब जब एम्स की आधारशिला रखी जा रही थी तो उस पर उन्होंने कहा था कि जल्द ही, है ना, कोरोना वैक्सीन हमारे देश पे मंजूरी मिल जाएगा, है ना। उसके बाद राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है, ठीक है। कितना एकड़? 201 एकड़। इनके निर्माण के लगभग 1195 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। तो इसका जो बजट है 1195 करोड़ रुपए का है और संस्थान के निर्माण 2022 के मध्य पूरा हो जाएगा, है ना। ये जो संस्थान बन रहा है वो 2022 तक कंप्लीट होने का उम्मीद है और इस आधुनिक अस्पताल में 750 बेड होंगे, है ना, जिनमें 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक के होंगे, ठीक है। तो ये जो एम्स बन रहा है वो 750 बेड का होगा, ठीक है। और इसका जो बजट है, इसको लागत है और यह 2022 तक अर्थात अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा बन के, ठीक है। तो अंततः आज का ये जो करंट अफेयर था ये संपूर्ण जनवरी का था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण था। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। भले आज का वीडियो काफ़ी लंबा रहा, जो लोग पेशेंस के साथ सुने उन्हें ये ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा जो पेशेंस के साथ थे। और इस वीडियो में जो वीडियो बना उसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप जो इसका बना है JK स्टडी का, उस पर आप लोग ज़रूर जुड़िए। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे, माफ़ कीजिएगा, इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर एक नए सेशन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो आप लोग बने रहिए, घर में सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे अपील है कि वे जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।